साथियों, जब दिल में तमन्ना हो तो ये नहीं हो सकता कि कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरे साथ जो शख्स आज बैठे हुए हैं, आज से कई साल पहले जब पढ़ने का बहुजन समाज के लोगों को अधिकार भी नहीं हुआ करता था, उस वक्त एक शख्स को चौथी तक शिक्षा हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन घर की गरीबी और मजबूरी ने हालात बदल दिए। अचानक से शिक्षा को बीच में छोड़ना पड़ा। परिवार बड़ा था और घर में गरीबी थी, जिसके चलते शिक्षा को बीच में ही छोड़ना पड़ा। और उसके बाद एक मास्टर, एक टीचर ने ज़िंदगी कैसे बदली, और चौथी में शिक्षा छोड़ने के बाद एक व्यक्ति 13 किताबें कैसे लिख सकता है, और राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे ले सकता है, और जम्मू कश्मीर की धरती पर दबे कुचले वर्ग को, गरीब लोगों को शिक्षा कैसे प्रदान कर सकता है, 20 से ज़्यादा स्कूल कैसे खोल सकता है। यह रोचक कहानी है। ज्ञानचंद डोगरा हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि 20 से ज़्यादा स्कूल कैसे खोल लिए, और शिक्षा जब अगर आपको लगता है कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ वाकई ही आप लोगों के लिए काम कर रहा है और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा है, तो हर माह 99 रुपये देकर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की मेंबरशिप लें, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा सकें, आपका हर वो मुद्दा सरकार तक पहुंचा सके जो बाकी मीडिया सरकार तक नहीं पहुंचा रहा। छूटी तो वो कहानी क्या थी? सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। शुक्रिया, आपका भी स्वागत है आने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो चौथी कक्षा वाली कहानी क्या है? कैसे शिक्षा छूट गई बीच में? इतनी गरीबी कैसे आई? वो हालात क्या थे? हम एक्चुअली दोनों भाई चौथी में पढ़ते थे, मैं और मेरा बड़ा भाई। हालात ऐसे बन गए कि गरीबी पहले से ज़्यादा छा गई, जिसकी वजह से मजबूर होकर हमने दोनों ने पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और फिर हम दोनों लेबर का काम करते रहे। 1 साल तक लेबर का काम किया। इतने में हमारे टीचर को पता लगा कि वो बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने घर में बैठकर लेबर का काम शुरू कर दिया है, तो मैं क्यों ना उनकी मदद करूं। वो मेरे पिताजी के पास आए, उनको बोला कि आपके 2 बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, आज वो एक भी नहीं है वहाँ पर, क्यों? नाम बता सकते हैं टीचर कौन से? हाँ, श्री काशीराम जी था उनका नाम। तालाब तिलोक रहने वाले थे, श्री काशीराम जी था। बहुत ही नेक इंसान थे, 5वीं पास थे वो, लेकिन 5वीं वालों को भी पढ़ाते थे वो, इस तरीके से। तो पिताजी ने बोला कि गरीबी आ गई तो अब छोड़नी पड़ी पढ़ाई इनको। वो कहने लगे नहीं, जो बड़ा बच्चा है उसकी कोई बात नहीं, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो पढ़ने वाला है। मैं ये चाहता हूँ 2-4 दिन तक उसको आप तैयार कर लें, मैं खुद आऊँगा और लेकर जाऊँगा बच्चे को। तीसरे दिन टीचर आए, उन्होंने मुझे बोला चलो, तो मैंने थोड़ी बहुत कपड़े जो पहने थे वो चलकर मतलब स्कूल तक आ गया। जब मुझे पढ़ने का थोड़ा सा फिर मौका मिला तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि मेरी जो मजबूरी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, आज फिर इस टीचर ने मेरी लाइफ को बदलने का तरीका शुरू किया है। उस तरीके से फिर मैं पढ़ता गया। साल वेस्ट हो गया चौथी क्लास से चौथी में आने के लिए। फिर 5वीं उधर उसी स्कूल में पढ़ी, 6वीं भी उसी स्कूल में पढ़ी। वो 6वीं तक स्कूल था, 9 स्कूल था वो तालाब तिलों में। फिर वहाँ से छोड़कर मैं गोल गुजराल गया। गोल गुजराल लगभग हमारे घर से, राजपुरा से गोल गुजराल तक 8 किलोमीटर है। वहाँ पर पैदल आना, पैदल जाना, और इतनी गर्मी में बड़ी मुसीबत आती थी, लेकिन मैंने दिल नहीं छोड़ा। मैं पढ़ता गया। जब 8वीं पास की तो आगे फिर पढ़ने को चांस नहीं था, ना पैसे थे, ना किताबें थे, ना कुछ था। तो मैं उस वक्त आर्मी में जगह निकली, ग्रिफ एक महकमा है, उसमें जगह निकली, और मैंने उधर अपॉइंटमेंट ले ली अपनी। तो मुझे आइजल, मिज़ोरम में आइजल है एक जगह, वहाँ पर पोस्टिंग होगी मेरी। वहाँ पर लेबर का काम करता रहा। 1.5 साल तक मैंने लेबर का वहाँ पर काम किया। तो एक कोई 7-8 किलोमीटर दूर लुंगले जगह है एक, तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल में है, एक हॉस्पिटल था आर्मी वालों का, वहाँ पर एक पीएन की पोस्ट निकली। तो उन्होंने बोला हमारे कंपनी कमांडर को, वही कंपनी थी 1645 कंपनी, तो उन्होंने बोला जो सबसे बेस्ट हैंड राइटिंग वाला बच्चा है वो भेज दो। तो उन्होंने 4-5 बच्चे लिए जिनके अच्छे हैंड राइटिंग थे,
तो कैप्टन आर नटेशन थे वहाँ पर, डॉक्टर कैप्टन आर नटेशन, वो इंचार्ज थे उस हॉस्पिटल के। वहाँ पर हम इंटरव्यू देने के लिए गए, तो मेरा हैंड राइटिंग सभी 5 बच्चों में सबसे अच्छा था। उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। 1.5 साल मैं वहाँ पर रहा। बड़ा दिल खुश हो गया कि मैं लेबर करता था, लेबर की जगह लोगों की मदद कर रहा हूँ। मैं इंजेक्शन भी उन्होंने मुझे लगाना सिखा दिए, तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। इतने में 3 साल का टाइम हो गया। जब ग्रिफ में सर्विस ही 3 साल होती थी, तो मुझे मौका मिला कि अब मैं पेरेंट्स से बात करूँगा कि मैं यहाँ से छोड़कर घर में आना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कारण क्या है? मैंने कहा मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने बोला आ जाओ। फिर मैंने 3 साल के बाद घर में आ गया। नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि घर में गरीबी है, पैसों की ज़रूरत है, आप नौकरी करें। मेरे 2 बड़े भाई मेरे से ऊपर थे, वो उनकी मदद करते थे पिताजी के साथ। तो उन्होंने ये नहीं बात बोली मुझे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर आपको फील हो रहा है कि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ तो आ जाइए। तो मैं वहाँ से आ गया। अब 8वीं पास करके 10वीं कैसे करें? एक मैंने हेडमास्टर को पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, मैं तो 8वीं पास हूँ, 10वीं का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। वो कहने लगा एक तरीका है, जो बच्चा 1.5 साल रेगुलरली बाहर रहे और मतलब किसी स्कूल को ज्वाइन ना किया है, वो प्राइवेटली 10वीं का एग्ज़ाम दे सकता है। तो मुझे मौका मिल गया, मैंने प्राइवेट फार्म भरा, ट्यूशन कुछ नहीं पढ़ी, खुद ही मैं पढ़ता रहा। लेकिन जब रिज़ल्ट निकला 10वीं का तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने अपनी मम्मी डैडी को बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आप मदद करेंगे तो हो सकता है। वो कहने लगे देखो बेटा, हमारा आगे परिवार 5 भाई हैं, आप लोग 4 बहनें हैं, 2 जीव हम हैं, तो कैसे आपकी मदद कर सकें? मैंने मम्मी के आगे हाथ जोड़े, जैसे मर्जी हो मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने एक पुरानी कमीज थी, रंग मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन दूसरे रंग की टाकी बराबर पीठ के पीछे वो हाथ से सीकर लगा दी। फटी हुई थी? हाँ फटी। तो जब मैं कॉलेज में गया, MM कॉलेज था, जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे शर्म आ रही थी कि बाकी बच्चे इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं, तो मेरे कपड़े फटे हुए क्यों हैं? लेकिन मैंने मजबूरी समझी कि माता पिता भी गरीब थे, मेरी फैमिली पोजीशन ऐसी थी, चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कपड़ों को नहीं देखूँगा। तो वहाँ पर मिस्टर एक प्रोफेसर थे, श्यामलाल जी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा किसी को नहीं आया। फिर वो चलते चलते सबको पूछा, सब ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे पास आए तो मैंने जवाब दे दिया उनको। वो इतने खुश हो गए, इतने कि एक गरीब बच्चा है, सबसे पीछे बैठा हुआ, इतना अच्छा आंसर दिया। तो उसने मन में ठाया कि ये गरीब बच्चा है, इसकी मैं ज़रूर मदद करूँगा। तो उसने मुझे उधर ही बोला कि बेटा आज का दिन तो निकल गया है, कल से आपको आगे मेरे फ्रंट में बैठना है। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती फ्रंट में बिठाया। फिर उसने 2 साल मेरी हेल्प की, तो मैं पास हो गया, 12वीं में पास हो गया। जब 12वीं पास हो गई तो उसी दिन हमारा रिज़ल्ट भी निकला, उसी दिन मेरी शादी हो गई। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट निकला है, पास हुए हैं, उसी दिन शादी हो उसी गई। दिन शादी हो गई। छोटी एज में शादी कर दिया करते थे। 13 साल 23 साल उम्र थी मेरी घर वाली की कोई 17 साल होगी, 23 साल मेरी थी। लेकिन बड़ी खुशी हो गई कि चलो मैं पास हो गया हूँ। उधर से 3-4 साल से मंगनी भी हुई है, तो इन्होंने कर दी, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं था कि अब शादी हो जाएगी, मैं पढ़ूंगा कैसे, आगे कैसे करूंगा? ये सोच थी दिमाग में भी, शादी 2 जिम्मेवारियां हैं। आप सुने ना, मेरी इतने में अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। अच्छा, आपने नौकरी के लिए भी अप्लाई? हाँ, नौकरी के लिए अप्लाई किया था। पोस्ट ऑफिस में एज ए क्लर्क लग गया मैं। मुझे खुशी हो गई कि अब रोजी का भी थोड़ा गुजारा हो जाएगा। अब मैं पढ़ लूँगा, जैसे ही पढ़ना है मैं पढ़ लूँगा। अच्छा, आपको मैंने पूछा 3 चीज़ें इकट्ठी हुई थी आपकी। यहाँ से आप पास हुए, आपकी शादी हो गई और अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ये तीनों चीज़ें एक ही दिन हुई? एक ही दिन। मैंने ये महसूस किया कि हो सकता है भगवान हमारी मदद करना चाहे, और जो मेरी बीबी आई है वो सबसे भाग्यशाली है कि उसी के आने की वजह से ये 3 अपॉइंटमेंट लेटर या कुछ भी जो कुछ मिलना था वो मिल गया। फिर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन ज्वाइन भी कर लिया, हेड पोस्ट ऑफिस जम्मू में कर लिया। लेकिन इन दोनों तनख्वाह 70 रुपये थी सारी।
70 से कैसे गुजारा होता, लेकिन उन दिनों 70 में भी बरकत थी, कुछ ना कुछ बनता था। जब मैंने पिताजी को माताजी को पैसे दिए 70 रुपये, बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारी भी रोजी चलेगी, इसकी भी रोजी चलेगी तो अच्छी बात। उसके बाद मैंने कोशिश की, इतने में मेरी अपॉइंटमेंट आ गई उधमपुर की, क्लर्क उधमपुर में आ गया मैं। तो वहाँ पर दूर था, थोड़ा किराए पर कमरा लेना पड़ता था, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ किया। मैंने ट्यूशन शाम को पढ़ाना शुरू कर दी, उससे मेरा रोटी का गुजारा थोड़ा बहुत चल जाता था। तो मैंने 3 साल वहाँ पर काम किया उधमपुर में, सभी लोग खुश थे। मुझे आखिरकार उन्होंने हेड क्लर्क बना दिया, हेड पोस्ट ऑफिस में हेड क्लर्क। तो वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित थे GL कौल, वो पोस्ट मास्टर थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो मेरी मदद भी काफ़ी करते थे। तो जब उन्होंने एक SSP वहाँ पर आए, वो साउथ इंडियन थे, यू श्रीनिवासा राघवन, IPS अफसर थे। उनका पूरा प्रोविंस में हेड पोस्ट ऑफिस था, उनका SSP दफ्तर था। वो साल में एक बार चक्कर लगाया करते थे। कुदरती वो उस दिन आ गए। जब उनके आगे मेरी फाइलें गई, मेरे हैंड राइटिंग से लिखी हुई, तो वो बहुत खुश हो गए। उनका हैंड राइटिंग अपना नहीं था अच्छा, क्योंकि IPS अफसर थे, बड़ी तेजी करते थे। लेकिन जब उन्होंने मेरा हैंड राइटिंग देखा तो उन्होंने अपने पोस्ट मास्टर से पूछा कि ये कौन बच्चा है जिसका इतना प्यारा हैंड राइटिंग है। तो उन्होंने बोला ये है, हमारे हेड क्लर्क हैं ज्ञानचंद डोगरा, इनका है। तो उन्होंने मेरे को पूछा, डू यू वांट टू कम टू जम्मू। वो इंग्लिश ही बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे। मैंने कहा इफ़ यू प्लीज़ सर, आई एम रेडी। तो जम्मू में तब इंग्लिश जम्मू के लोग बड़ी कम बोला करते बड़े कम बोला करते थे, लेकिन वो इंग्लिश ही बोलते थे और मुझे भी शौक था इंग्लिश बोलने का। तो मैंने बोला यस इफ़ यू प्लीज़ सर। उन्होंने ऑर्डर किया पोस्ट मास्टर को कि यू प्लीज़ रिलीव हिम टुडे। ये कहने लगा आज नहीं हो पाएगा, कल इसको हम पार्टी शार्टी देंगे तो बाइज़्ज़त भेजेंगे इसको। फिर दूसरे दिन मुझे उधर से भेज दिया। मैंने उनके ऑफिस में SSP दफ्तर में ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे क्लरिकल का ही काम दिया, क्योंकि हैंड राइटिंग मेरा अच्छा था। तो मैंने 3 साल वहाँ पर काम किया। उसके बाद पोस्ट निकली एक अकाउंटेंट की, मैंने अकाउंटेंट्स का फॉर्म भर दिया। तो 9 दिन में मैंने अकाउंटेंसी पास कर दी। तो अभी पोस्ट नहीं थी उनकी, खाली, मतलब खाली थी, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो इतने में इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस का एग्ज़ाम भी दिया था, वो भी पास हो गया। तो 9 दिन मैंने आगे, 19 दिन मैंने अकाउंटेंट का काम किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग आ गई बटोत सब डिवीज़न हेडक्वार्टर था, लेकिन एरिया बहुत बड़ा था। मीर पंचैरी था, समरोली से लेकर बनहाल टनल तक था, उधर डोडा किश्तवाड़ का एरिया था कोई। तो मैं बड़ी खुशी से जाता था। मेरे साथ एक PM था मेरा, 2 और ऑफिसर थे मेरे साथ, जूनियर ऑफिसर। वो मुझे यहाँ भी लेते थे, खुशी खुशी ले जाते थे। उस तरीके से मैंने उधर 5 साल एज इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस काम किया। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई, गस्टेड ऑफिसर बन गया। फिर मैं जम्मू में पोस्ट हो गया। लेकिन एक सवाल है कि आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और 10 साल पहले नौकरी छोड़ने का रीज़न क्या था, ये क्यों किया आपने? एक्चुअली मैंने राजपुरा स्कूल जो वो 14 अप्रैल 1993 को खोला था, और VR कुंडल साहब जो डिविजनल कमिश्नर थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। अभी भी आपने स्कूल के सामने प्लेट देखी होगी। वो आए, उनके साथ गवर्नर हरियाणा के भी आगे, वो इनके मेरे अच्छे रिलेशन थे, वो भी आगे। उन्होंने उसका उद्घाटन किया। फिर मैंने ये सोचा कि अगर तो मैं अपनी पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं सीनियर क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हो जाऊँगा। लेकिन जो मेरे दिल में बाबा साहब के प्रति आभार है कि उन्होंने दुनिया को तार दिया, दुनिया को एजुकेशन दे दी, दुनिया की इतनी मदद की कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी रूल बना दिया। तो मैं उनके प्रति, जो उन्होंने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और सारी कम्युनिटी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा काम किया है, तो मैं उनके नाम पर स्कूल खोलूँगा। एक तो उनका नाम भी चलेगा, तो दूसरा लोगों को पढ़ाई भी अच्छी मिलेगी। तो उस तरीके से मैंने फिर 31 मार्च 2000 में ये रिटायरमेंट ले ली और यही काम करने शुरू कर दिए। लेकिन जो पैसा था
वो पैसा भी आपने जो परिवार के पालन पोषण के लिए इकट्ठा किया था वो सब स्कूल के लिए लगा दिया, सब वहाँ लगा दिया और सब खाली कर दिया? एक्चुअली उन दिनों कोई 4-5 लाख रुपया मुझे ग्रेचुटी मिली थी, पेंशन थी थोड़ी बहुत। ग्रेचुटी तो लगाकर हमने ये जगह खरीद ली, लेकिन बाकी मेरे जो इन लाज थे उनकी लड़कियाँ थी 5-6, तो जगह थी उनके पास 60 कनाल। तो उनका लड़का कोई नहीं था बेचारा, उन्होंने 60 कनाल को 10-10 कनाल में सबको बांट दिया। उस 10 कनाल को भी बेचकर हमने इधर लगा दिया। तो उस तरीके से फिर ये बिल्डिंग भी बन गई, जगह भी आ गई। फिर मैं अच्छे तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया। इतने में मेरे बच्चे जो हैं वो भी मेरी मदद लगे करने, इन्होंने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो उस तरीके से हमारा फुल फ्लेज स्कूलों की तरफ ही रहा। आपकी पत्नी का बड़ा योगदान रहा है इसमें। अमूमन ये रहा है कि जिस कंडीशन को आपने फेस किया है, जो हालात आपने देखे हैं, उन हालातों में सपोर्टिव पत्नियां बड़ी कम होती हैं, लेकिन उनका सपोर्ट कैसे रहा? उनका सपोर्ट ये रहा कि जब मैं सर्विस करता था फिर भी ये स्कूल चलाती थी। राजपुरे वाला स्कूल तो 7-8 साल तक चलता रहा, लेकिन जो ये स्कूल है ये भी लास्ट 99 में खुला। इसको भी चलाती थी, उसको भी चलाती थी। बेटा सर्विस करता था, दूसरा बेटा अभी छोटा था, और तो कोई चक्कर नहीं था। फिर यही देखती थी, मैं तो एरिया बार में था, तो ये देखती थी, मैडम आकर देखती थी, कभी बच्चे भी आ जाते थे। तो इन्होंने मेरे से अच्छा ये स्कूल चलाया था। एक चीज़ और है कि जब शादी हुई तो उस वक्त आप दोनों के विचार कैसे मैच किए कि ये कभी तो विचार बने होंगे कि हमने करना क्या है, प्लानिंग हुई होगी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, या वो भी पढ़ना चाहती थी, या फिर लोगों को शिक्षा क्यों देना चाहते थे, शिक्षा क्यों पहुँचाना चाहते थे, खुद का ऐशो आराम और अच्छी ज़िंदगी छोड़ करके? एक्चुअली ये है कि इनके 2 बच्चे, 2 लड़के थे पहले, जो हमारे इस परिवार के पहले, उनकी दोनों की डेथ हो गई थी। तो इनका पढ़ने में अब इतना दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि फिजिकली भी वीक थी और भी कुछ बात हो सकती है। इसलिए इन्होंने पढ़ना तो बोल ले आप पढ़ लो, लेकिन मैं आपका इसी पढ़ाई में ये मदद करूँगी और ये स्कूल भी चलाऊँगी। तो इन्होंने प्रिंसिपल की हेल्प करनी, यहाँ पर बच्चों ने भी हेल्प करनी। तो उस तरीके से इन्होंने काफ़ी हेल्प की, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। परिवार की आपने एक चीज़ बताई कि बड़ी गरीबी थी और पढ़ने के साथ साथ आप अपने पिताजी के साथ मजदूरी भी किया करते थे। वो क्या काम किया करते थे और उनके साथ वो मजदूरी और पढ़ाई दोनों चीज़ों को कैसे आप कंपेयर करते थे और कैसे मेहनत किया करते? एक्चुअली मेरे दिल में थी कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो पढ़ सकता हूँ मैं। तो मैंने उसी तरीके से फिर प्राइवेटली पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे 8वीं पास करके 10वीं पास, और उस वक्त पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था, ना ट्यूशन पढ़ सकता था। मैंने खुद ही किताबें ली, खुद ही पढ़ा उनको। रात को 1:30, 2-2 बजे तक मैं पढ़ता रहता था। और मैं जब रिज़ल्ट निकला तो हाई सेकंड डिवीज़न, उन दिनों बड़ी बात होती थी, हाई सेकंड डिवीज़न में पास हो गया। इन्होंने, पेरेंट्स ने लड्डू बांटे, फिर लोगों ने मुबारकें दी, तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि शुक्र है भगवान, मैं 10वीं पास कर गई, जो मेरे सपना था पढ़ने का। अब मैं कॉलेज में पढ़ूंगा। बाकी भाइयों को लगता था कि आपको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आप पढ़ रहे हैं और ज़्यादा प्यार मिल रहा है और सारे शाबाशी भी दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हमें भी पढ़ लेना चाहिए था। हो सकता है मेरे से वो बड़े थे, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि उनके दिल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत कदर थी। वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते थे, दिन रात मेरी मदद करते थे। उन दोनों लाटू कोई नहीं होता था, दीवा जला कर भी मुझे पढ़ाते थे वो। तो एक ही कमरा होता था, उसमें ही हम दीवे भी जलाते थे, पढ़ते भी थे, और बाकी सोने वाले सोते थे। एक ही कमरे में सब, एक ही कमरे में सब कुछ करता था। 9-10 लोग जो थे। हाँ जी, एक ही कमरे में रहते थे। तो मेरा एक साइड पर उन्होंने छोटा सा बेड लगाया था, तो उसमें मैं पढ़ा करता था। मतलब सारा परिवार चाहता था कि आप पढ़ें। जी 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 जी। तो जब आपकी नौकरी लगी, आपने फर्स्ट डे नौकरी ज्वाइन की, तो उस वक्त परिवार का माहौल क्या था? बहुत खुश थे लोग, माता पिता और भाई बहन सभी लोग खुश थे। तो मेरा आत्मा भी खुश हो गई कि मुझे रोजी तो भगवान ने दे दी है, अब कोई चिंता नहीं। अब मैं पढ़ूंगा भी और बच्चों को भी पालूंगा, माता पिता की भी हेल्प करूंगा। आखिरी सवाल है कि राष्ट्रपति पुरस्कार आपको मिला, कई सारे अवार्ड मिले हैं, वो कौन कौन से अवार्ड हैं और वो
कैसे मिले आपको राष्ट्रपति अवार्ड जो आपको वो कैसे मिला? एक्चुअली जो हमने स्कूल खोले थे उन दिनों थोड़े से ज़्यादा स्कूल हो गए थे, तो जो गरीब यतीम बच्चे थे उनको मैं तकरीबन फ्री पढ़ाता था। तो उसकी वजह से मेरे दिलचस्पी थी कि मैं कुछ ना कुछ मदद करूं बच्चों की। उस तरीके से काफ़ी बच्चे फ्री वाले आ गए। तो जो जम्मू कश्मीर के रिपोर्टर थे उन्होंने सोचा कि ये तो बच्चा अच्छा है, पढ़ाता है बच्चों को और फ्री पढ़ाता है, तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया कुछ। और जो वीआईपी लोग थे कुछ मेरे जो मेरी हेल्प करना चाहते थे उन्होंने भी रिकमेंड किया। तो उस वक्त अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे नेशनल अवार्ड दे दिया। तो KR नारायणन थे और उनके साथ गवर्नर बाबू परमानंद भी चले गए अवार्ड को देखने के लिए। जम्मू से पहले थे आप? हाँ, जम्मू से। जी प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा जी गया। जी जी। तो और कौन कौन से अवार्ड उसके बाद में आपको मिले? उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी नेशनल अवार्ड दिया। फिर 3-4 गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी अवार्ड दिए। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ क्या नाम गवर्नर ऑफ यूपी, गवर्नर ऑफ हरियाणा, इन्होंने भी अवार्ड दिए। को कम से कम 15-16 अवार्ड जो है नेशनल और स्टेट अवार्ड मुझे मिले। अच्छा, अब आखिरी आपकी उम्मीद और आपका ख्वाब क्या है? अब आप क्या करना चाहते हैं? कहाँ पर कोई जो काम आपका रुका हुआ है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे वो जो नहीं हो रहा, अगर गवर्नमेंट का कोई शख्स या गवर्नर इस वीडियो को देख रहे हों तो क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद है और क्या सपना है आपका? मेरा सपना लास्ट ये था कि मैं 3-4 जगहें ली हैं हमने, एक ही जगह ली है लगभग 30 कनाल के आसपास। मैं वहाँ पर चाहता था एक बीएड कॉलेज हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एक नर्सिंग कॉलेज हो और एक आम जो दूसरा कॉलेज होता वो हो। 4 कॉलेज के लिए जगह ली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी कंडीशन रख दी कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी उनकी कैश सिक्योरिटी है वो 50 लाख के आसपास कर दी। वो मेरे पास अभी तो ज़मीन लेने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बने थे, अब मैं नहीं कर सकता था वो, इसलिए मुझे ड्रॉप करना पड़ा। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट या गवर्नर्स या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी हेल्प करे कि हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो तो अभी भी हम चला सकते हैं। मेरे बच्चे काबिल हैं, दोनों 2 लड़के हैं, एक लड़की है। लड़की गैजेटेड ऑफिसर है, तो एक सीनियर बैंक मैनेजर है जम्मू में, तो उसकी लाड़ी भी डॉक्टर है। तो इनकी जो मेरा बेटा यहाँ पर अभिजय डोगरा, वो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं और उनकी घरवाली ने भी एमएड किया हुआ है। वो वहाँ पर प्रिंसिपल हैं राजपुरा स्कूल में, तो ये यहाँ पर प्रिंसिपल हैं। अब मुझे चिंता नहीं है कि मेरी मदद की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं और मेरे मिशन को आगे चलाना चाहते हैं। तो बाबा साहब के मिशन को कुदरती आगे रास्ता मिल जाएगा। तो इन पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये इसी मिशन को आगे ले जाएंगे। सोमा देवी जी हमारे साथ हैं। छोटी उम्र में शादी हो जाती है और पढ़ाई बीच में छूट जाती है। खुद 8वीं कक्षा तक पढ़ती हैं, लेकिन अपने पति का ऐसा सपोर्ट करती हैं कि वो आज 20 से ज़्यादा स्कूल खोल देते हैं और बहुजन समाज और दबे कुचले लोगों के लिए मदद का एक रास्ता, एक मुहिम चला देते हैं और एक उम्मीद की किरण को जगा देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे को। मुझे एक चीज़ बताइए, शादी कब हुई थी? किस सन में शादी हुई थी, कुछ याद है? शादी हमारी हुई थी 72 में। तो मंगनी तो 3-4 साल पहले हुई थी। तो 72 में हमारी शादी हुई थी। तो उम्र भी छोटी थी, तो मुझे भी पेपर नहीं देना पड़े। तो शादी के बाद इनके घर में आके मैंने 8th के पेपर दिए। तो उसी दिन इनकी मतलब सर्विस भी लग गई। घर वाले बोलते थे कि शादी नहीं करनी, ससुर बोलते थे कि नहीं अभी बहुत टाइम निकल गया तो चलो ये जहाँ हम खाते हैं तो वो भी खाएगी, बोलते वो बात नहीं है। ये आपके ससुर कहते हैं? ससुर कहते थे। तो शादी करना ज़रूरी है, उसका बाप नहीं है तो माँ है तो वो बोलती है नहीं, अब बेटी है तो शादी करना पड़ेगी। 4 साल हो गया। तो फिर जब शादी करके इनके घर में आई रात को, तो दूसरे दिन इनकी सर्विस लग गई। तो ससुर बोले कि नहीं, वो खुशी से रो पड़े, बोलते हैं
कि लड़की अपनी रोजी साथ में लेके आ गई है, चाहे जो भी है, तो सभी परिवार खुश हो गया। तो जब दूसरा फेरा होता है ना, जब मैं मैके गई आई तो दूसरे फेरे में इनका 12th का रिजल्ट निकला, तो मेरी सास बोलती है इसको ले जाओ, बोलते हैं उसी टाइम वो रेडियो में रिजल्ट निकलते थे। तो मोहल्ले के लोग सभी इकट्ठे एक ही घर में बैठते थे, सुनते थे, जो 1 2 3 पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो ये बैठ गए, बोलते अगर मैं पास हो गया तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो तब नहीं मैं जाऊंगा। तो ये 12th में पास हो गया। उसके बाद परिवार में आ गए, तो चलो आगे आगे चलते गए उनके साथ, पूरी फैमिली के साथ जितना हुआ किया हमने, इनका साथ भी दिया। 18-20 साल उधर गुजारे। तो फिर नहीं, जब शादी हुई थी तब आप पढ़ना चाहती थी? चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाई मैं। पढ़ नहीं पाए। हाँ, तो शादी के बाद क्यों नहीं पढ़े फिर आप? मैं इनके साथ गई थी उधमपुर गढ़ी में, मैंने पेपर दिए, 9th में एडमिशन भी ली 8th पास करके। लेकिन घर की कंडीशन ऐसी थी, परिवार में काम करना पड़ता था, तो फिर कभी फंक्शन आते थे तो फिर पढ़ नहीं पाती थी। कमरे भी वैसे ही होते थे, 1-2 कमरा था, फैमिली भी बड़ी थी। तो फिर मैंने बोला जो मेरे बच्चे होंगे मैं उनको पढ़ाऊँगी, अगर मेरे को मौका मिलेगा मैं किसी और को भी पढ़ाऊँगी। अब मैं पढ़ नहीं सकती। या मैं सोच लिया था पहले? सोच- अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि आपके पति ने आपको रोका था कि अब नहीं नहीं पढ़ना? नहीं नहीं, इन्होंने बहुत जोर लगाया था कि पढ़ो 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 पढ़ो। मैं जाती थी, ऑफिस जाते थे, मैं स्कूल जाती थी गढ़ी में। लेकिन उसके बाद हालात थोड़े से ऐसे हो गए तो फिर घर आ गए। तो फिर नहीं मैं पढ़ पाई फिर नहीं पढ़ पाए। ना। जब फिर ये उधर स्कूल से जो- हाँ जी। उधर से फिर इधर मकान बनाया, उधर में 5 भाई थे, तो चलो उधर से इधर आए तो स्कूल का इनका बन गया दिमाग में कि हम स्कूल खोलेंगे, आप उनको देखना, ये करना, मन हो जाता। जब बच्चे गुजर गए तो उनके बाद फिर ये बच्चा हुआ बड़ा वाला, इससे छोटी बेटी, फिर छोटा लड़का। तो फिर हम आगे हंसते हंसते हम फैमिली से आ गए। हमने कोई किसी को नहीं, ना हमें किसी ने बोला, ना हमने अभी तक हम वो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। हमने किसी को तोड़ा नहीं, हमने जोड़ के ही रखा। पूरी फैमिली, रिश्तेदारी बहुत बड़ी थी। तो घर रहते ही मैं फैमिली के बीच में ही मैंने पूरा घर खड़ा कर दिया, अपने ही बलबूते पर हम दोनों ने जैसे तैसे भी हुआ हमने कर दिया। जब पूरा तैयार हो गया तो सभी बोलते अब तो मकान तैयार हो गया, अब जाओ, तो हम भी थोड़ा सा कमरे मिल जाएंगे इधर से। तो फिर हम इधर आ गए। तो फिर इनका 2 साल निकाले, दुकानें सुकानें थी आगे, वो भी मैं देखती थी, दुकानें भी, ये सर्विस करते थे। तो उसके बाद इनका मान चेंज हो गया कि हम एक स्कूल खोलेंगे। जैसे हमने गरीबी देखी है ना, जहाँ तक पहुँचे हम किसी गरीब को भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ तक। तो हम गरीब जितनी बेसहारा, हैंडीकैप कोई भी बच्चा आएगा, मैंने बोला नहीं स्कूल नहीं खोलना। अब एक घर बनाया, उनको दिया, दूसरा बनाया, स्कूल खोल गए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब इनकी शादी करनी है, अब हम कहाँ जाएंगे। इन्होंने एक बात बोली, देखो अगर हम किसी के बारे में सोचेंगे ना तो भगवान हमारे बारे में सोचेगा, आपके बच्चे के बारे में सोचेगा। तो फिर मेरा जो थोड़ा सा गुस्सा था, फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आगे आगे आप चलो, पीछे मैं चलूँगी आपके साथ। तो ऐसे ही स्कूल का उद्घाटन किया ये 93 में, हाँ 14 अप्रैल को। अब 31वां साल लगा है वो राजपुरे वाले को। ये 3-4 साल बाद में खोला, ज़मीन ली, थोड़ा सा बिल्डिंग बनाई, फिर आस्ते आस्ते ऐसे ऐसे करते गए। तो मैंने आगे देखा, पीछे नहीं देखा। फिर इन्होंने सर्विस भी 10 साल पहले छोड़ दी। मैंने बोला बच्चों का क्या बनेगा, कैसे शादी करूँगी, ये करेंगे वो करेंगे। वो भी ऊपर वाले ने पता नहीं लगने दिया मैंने कैसे किया, अच्छा किया, आलाचार किया। फिर थोड़ा सा हादसा हो गया इनके साथ, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा। जैसे बोलते हैं कि किसी का अच्छा करो तो अपने साथ भी अच्छा होता है। तो जो गुजर गया उसको मैं भूल जाती थी, तो आगे की तरफ चलना शुरू करती थी। संघर्ष करते रहे। और इनके साथ अगर ये नहीं होते तो मैं थोड़ा कर सकती थी। अगर औरत नहीं होती तो आदमी अकेला कुछ भी नहीं कर पाता।
कई मान विचार बदल जाते हैं। लेकिन उधर भी बनाया, इधर भी घर भी छोटा सा बनाया, थोड़ा जगह ज़मीना भी खरीदी है, बिल्डिंगें भी आस्ते आस्ते तैयार करते गए, ये ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ये करेंगे वो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, 2 की सर्विस है, ये दोनों करते हैं। अब बच्चों ने बोला अब इन पर ही है, ये हमारा बनाई हुई चीज़ है, जो भी हमने पौधा लगाया इसको इन्होंने आगे चलाना है, ठीक है नहीं। बस बच्चे उनको चलाना, रन करना बड़ा मुश्किल काम है। आप खुद पहले कैसे से करती मुश्किल हो गया आप है। कैसे करती थी? चलो बाहर के काम तो जी आते जाते करते थे, कई जगह मैं खुद भी चले जाती थी, लेकिन घर को स्कूल को मैं हैंडल कर सकती थी। ऊपर नीचे बच्चे छोटे अपने भी थे, बेटी भी जाती थी, छोटा बेटा भी, ये भी 3-4 साल बाहर रहा, जो उधर पता नहीं केड़ी जगह है नहीं, वहाँ उधर गया बेंगलोर, हाँ इंजीनियर वास्ते। लेकिन मेरे को कोई भगवान की शक्ति थी, मैंने बोला अब कोई डर नहीं है, भगवान मेरे साथ है ना, कोई डर नहीं है। ये भी कभी बाहर टूर पर चले जाते थे, फिर इन्होंने भी एक प्रण पा लिया कि छोड़ना ही छोड़ना है। मैंने बोला अभी कुछ किया भी नहीं था, अब नौकरी छोड़ रहे हो, मैं टेंशन आ जाऊँ। इन्होंने 3 महीने पहले इनको सभी लोगों ने समझाया, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, एसपी थे या कोई इनके बड़े डायरेक्टर वगैरह, डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, ये पोस्टें हैं कई लाखों करोड़ों से नहीं मिलती जो आप छोड़ रहे हो, तो किसी को लगा दो। बेटी को बोला, बेटी भी बीएससी कर रही थी, बोलती मैं नहीं करूँगी, मैंने पढ़ना आ गया। अब ये था तो ये बोलने लगे कि अगर इसकी लगाएंगे नौकरी तो आने वाले टाइम पर ये हमारा काम कौन चलाएगा। अब बहू लाई, उसको भी पढ़ाया 2 साल, एमएड कराई, बीएड कराई। मैंने बोला चलो ये भी अपने बैठने के मतलब टीचरों से ऊपर इसकी मास्टर डिग्री हो जाएगी तो जो अच्छा संभाल सकेंगे। तो जितनी कोशिश हुई तो इतनी अब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ये उम्मीद है कि अब बच्चे आपकी इस उम्मीद को चलाएंगे। दोनों अच्छा कर रहे हैं। अब बहुजन समाज के लोगों को या गरीब बच्चों को जो फ़ायदा मिल सकता है उस पर चर्चा करेंगे। विजय डोगरा जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहते हैं। सर मुझे ये बताइए कि धारणा क्या है कि स्कूल का एक तो नाम जो है और दूसरा इसमें आपने कहा कि गरीब बच्चों के लिए जो प्रावधान है वो क्या है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आरटीआई इंडिया न्यूज़ का कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे इंटरव्यू के लिए हमें यहां पर आप आए। तो जैसे कि आपने ये सवाल पूछा कि हम क्यों गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं या क्या धारणा है इसके पीछे। देखिए कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, लेकिन खुदा तो ज़मीन पे आके नहीं ना लोगों की हेल्प करेगा। तो खुदा भी किसी ना किसी रूप में, इंसान के रूप में या किसी और चीज़ के रूप में लोगों की हेल्प करता है। तो मेरा ये मानना है और मेरी फैमिली का ये मानना है कि अगर हमने इस धरती पे जन्म लिया है और अगर हम कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे फादर साहब ने डॉक्टर अंबेडकर कॉन्वेंट स्कूल की नींव रखी, मेरी मदर ने उनका बखूबी पूरा साथ दिया अब इस स्कूल को आगे पहुंचाने तक। हमने जम्मू कश्मीर में 20+ स्कूल जो हैं वो इस नाम से अभी चल रहे हैं। हमारे 2 मेन स्कूल्स जो हैं राजपुरा और बंतलाब में, उनको हमारी देख रेख में वो चल रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम क्यों जहन में आया स्कूल के नाम रखने के पीछे। देखिए वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने गरीबी से उठ के उस समय, जिस समय इतनी छुआछूत थी, इतनी अनटचेबिलिटी थी और इतनी मुश्किलें थी कि गरीब लोगों को और अनटचेबल्स को पढ़ाया नहीं जा सकता था, फिर भी उन्होंने सारी कठिनाइयों से उठ के आगे बढ़ के पूरे ज़माने से लड़ के, पूरी दुनिया से लड़ के इतनी ऊंचाई हासिल की कि दुनिया के वो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनिस्ट जो थे वो बनकर उभरे और भारत का नाम और अपनी फैमिली का नाम जो है वो पूरे विश्व में रोशन किया। तो हमने ये सोचा कि अगर स्कूल का नाम रखना ही है तो उनसे ऊपर तो कोई बड़ी शख्सियत हो नहीं सकती, चाहे वो सोशल दायरे में हो, चाहे वो पॉलिटिकल दायरे में हो, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। उनसे बड़ी शख्सियत आज तक हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कोई नहीं हुई है जिन्होंने गरीबों के लिए और बेसहारा लोगों के लिए काम किया हो। बाकी जहाँ तक रही कि हमारे स्कूल का मिशन क्या है, देखिए हमारी एक ही सोच है कि अगर इतने सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे लोग पढ़ें
ऐसे बच्चे पढ़ें जो पढ़ने में अच्छे हों लेकिन उनको सहारा कोई ना हो, जैसे कि ऑर्फन्स हों, जैसे कि गरीब हों, जैसे कि उनका सोर्स ऑफ इनकम ना हो। अगर वो हमारे पास आए किसी भी ज़रिए से, चाहे उनको कोई लेकर आए, चाहे कोई किसी तरीके से भी अप्रोच हो, हम उनको वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये नीडी हैं। उसके बाद हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, हो सके तो हम उनको बुक्स भी देते हैं और यूनिफॉर्म भी देते हैं। आज तक हमारे 27 साल हो गए हमें स्कूल खोले हुए, 27 ईयर प्लस हो गए। हज़ारों बच्चे जहाँ से पढ़ के गए हैं, उनमें से हज़ारों के हिसाब से जो बच्चे हैं वो ऐसे पढ़ कर गए हैं जो ऑर्फन थे और बेसहारा थे। तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है और हम भी खुद की मदद करते हैं, और इन बच्चों की मदद करके हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि मेरे फादर साहब श्री ज्ञानचंद डोगरा जी, जिन्होंने इस स्कूल की नींव रखी, उनका यही मिशन था कि बाबा साहब ने अगर पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक संविधान बना के दिया जो कि वन ऑफ द बेस्ट संविधान है पूरे वर्ल्ड में, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा पे बैक टू सोसाइटी क्या है? तो हमारा यही पे बैक टू सोसाइटी है कि जो हमारे सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को इस्तेमाल करके हम भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ पे बैक करें, और हम गरीब बच्चों को पढ़ा के, ऑर्फन बच्चों को पढ़ा के एक किस्म का हम पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं। सवाल अब ये है कि अगर गवर्नर साहब ये वीडियो देख रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री तक ये वीडियो पहुंचती है, तो ज्ञानचंद डोगरा जी का जो सपना है कि वो कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, 4 कॉलेज खोलने का उनका सपना है, वो कॉलेज अगर खुल जाएं तो वो शिक्षा का स्तर और बढ़ाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में उन गरीब लोगों तक शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं वाजिब दामों में, और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें फ्री में भी शिक्षा देने का उनका जो कारवा चल रहा है, जिस तरीके से वो इस मुहिम को चला रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अगर वहाँ तक पहुँचती है तो इनकी किसी ना किसी तरीके से मदद की जा सके। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम दिखा सकें आपको वो खबरें जो बहुजन समाज के साथ जुड़ी हुई हैं, जो नहीं दिखाई जाती, छुपा दी जाती हैं या कोई दिखाना नहीं चाहता। धन्यवाद।